हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग पिछले क्लास में एंगल्स के बारे में जाना ना, कि उसका एक वर्टेक्स होता है और दो रोटेटिंग आर्म्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने फिर एंगल्स को कंपेयर करना भी सीखा, कैसे एंगल को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके। जिस आज हम लोग आगे इसे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग एंगल को कंपेयर कर सकते हैं विदाउट सुपर इम्पोजिशन, बिना सुपर इम्पोज किए कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेसन आप मिस ना कर सके। देखिए यहाँ पे एक फिगर लिया गया है। इस फिगर में देखिए दो क्रेन है ना, और दोनों क्रेन के माउथ कुछ वाइडर ओपन है, किसी के कम ओपन है, किसी के ज्यादा ओपन है। यानी यहाँ कुछ एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, देखने से तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं ना। अब इसी को हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे हम पता लगा सकते हैं बिना सुपर इम्पोज किए कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, यानी किसके बीच एंगल ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं। सपोज वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सर्कल विच कैन बी मूव्ड और प्लेस ऑन द फिगर्स। फिगर पर हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रांसपेरेंट सर्कल को ले जाएंगे और वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स को मेजर करेंगे। बट इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है क्या, कि कैन वी यूज दिस टू फाइंड आउट दिस एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और स्मॉलर देन द एंगल मेड बाय सेकंड क्रेन। कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये ट्रांसपेरेंट सर्कल को मैं यहाँ ले गया ना, तो देखिए यहाँ एंगल बनने के लिए देखिए ये जो सर्कल का जो पॉइंट है वही क्या है, वर्टेक्स को डिनोट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया। ठीक है, ये क्या एंगल है, ए डी बी। और इसको फिर मैंने सेकंड क्रेन पे ले गया। तो देखिए कि यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है एंगल एक्स डी वाई। ठीक है, यहाँ ये दोनों एंगल बने ना। अब इन दोनों एंगल्स को ही हमें क्या करना है, मेजर करना है, जिससे हम बता सके कि कौन सा एंगल बड़ा है या फिर छोटा है। तो देखिए इस इस ट्रांसपेरेंट पेपर पे मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट लिया हुआ है वहां पे मैं इन दोनों एंगल्स के वर्टिसेस को ले जाऊंगा। तो देखिए ये वाला एंगल का वर्टिसेस यहाँ पे आया ना, देखिए सेम हो गया। अब तो यहाँ जो एंगल बना, ये वाला एंगल बना। ठीक है, कुछ इस तरह का एंगल बना। अब फिर मैं ये सेकेंड वाले एंगल को ले जाऊंगा, तो ये एंगल बनेगा ना। देखिए ये वाला एंगल बना। तो अब हम लोग इजीली बता पा रहे हैं ना। देखिए यहाँ जो एंगल बना था ये था ए डी और ये बी, और ये वाला एंगल बना था आपका एक्स डी और ये वाई। अब दोनों को देखने से कौन सा समझ में आ रहा है, कौन सा एंगल बड़ा है, एडी भी बड़ा है ना। यानी कि ये जो फर्स्ट क्रेन है इसमें एंगल्स क्या है, ज्यादा बड़े बन रहे हैं, यानी इसका माउथ ज्यादा वाइडर ओपन है। तो इस तरह से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल को मेजर करके किसी एक रेफरेंस से मेजर करके बिना सुपर इम्पोज किए भी एंगल को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एंगल का आर्म्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। यहाँ हम लोग एंगल का रोटेटिंग आर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, टू पेपर स्ट्रॉ लेंगे और एक पेपर क्लिप लेंगे, और इसको कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे। ठीक है, पेपर क्लिप को स्ट्रॉ के बीच में रख के क्या करेंगे, हम लोग इसका रोटेटिंग आर्म बनाएंगे। तो देखिए ये एंगल का रोटेटिंग आर्म बन गया ना। अब इसी तरह से हम कई डिफरेंट साइजेस के रोटेटिंग आर्म बना लेंगे, जो कि देखने में ही समझ में आ रहा है ना कि एंगल के रोटेटिंग आर्म है और एक वर्टेक्स है सबका। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे। ठीक है, एंड मेक एन एंगल शेप्ड स्लिट। अब उसमें क्या करेंगे, कार्डबोर्ड लेके एंगल का एक स्लिट काट लेंगे। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने रोटेटिंग आर्म्स बनाए उनको पास करके देखेंगे। ठीक है, देखने से हमें क्या पता चलेगा, केवल वही पेयर ऑफ रोटेटिंग आर्म पास कर पाएगा जिसका रोटेशन क्या है, इस एंगल स्लिट से मैच कर जाएगा, वही इसके थ्रू पास होगा ना, कुछ इस तरह से पास होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कि ये जो है, जो भी आर्म पास करेगा इसके थ्रू क्या होगा, उसका रोटेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, उसका लेंथ देखिए ये छोटा है ना, ये लेंथ छोटा है तब भी ये पास कर जा रहा है ना। अगर थोड़ा और बड़ा भी होता तो भी पास कर जाता ना। तो इसका मतलब हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, कि पॉसिबिलिटी ऑफ पासिंग थ्रू द स्लिट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल बिटवीन रोटेटिंग आर्म। ये जो रोटेटिंग आर्म्स हैं एंगल के, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना कि उनके लेंथ के ऊपर। ठीक है, लेंथ छोटा भी रहा तो भी वो उसके थ्रू पास कर जाएगा ना। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, कि कोई भी एंगल का मेजरमेंट यानी उसका साइज डिपेंड करता है उनके आर्म के बीच रोटेशन के ऊपर। ठीक है, रोटेटिंग आर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनके लेंथ के ऊपर नहीं। ठीक है, उनके रोटेटिंग आर्म के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपको कोई अगर बोले, चैलेंज दे कि रिड्यूस करो एंगल को, इस एंगल को रिड्यूस करो, तो देखिए अगर वो आप कैंची से इस स्लिट को काट देंगे तो क्या होगा, एंगल आपका रिड्यूस होगा नहीं, एंगल आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एंगल का साइज डिपेंड करता है उनके रोटेशन के ऊपर, रोटेटिंग आर्म्स के ऊपर। अगर उनका रोटेशन कम कर सकेंगे हम तभी एंगल रिड्यूस होगा, अदरवाइज एंगल रिड्यूस नहीं होगा। अब देखिए
अब हम जानेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, ठीक है। यहाँ देखिए एक लड़की है जिसका नाम है दिव्या। दिव्या क्या कर रही है? दिव्या मेक्स अ फुल टर्न ऑफ द कवर व्हेन शी हैज टू राइट व्हाइल होल्डिंग द बुक इन हर हैंड। जब दिव्या को लिखना रहता है तो वो क्या करती है? बुक को क्या करती है? पूरा टर्न कर लेती है ना, उसे खोल के पूरा टर्न कर लेती है और उसके ऊपर लिखती है। उसी तरह से जब उसे टेबल पर लिख कर रख के लिखना होता है तो वो क्या करती है? उसको हाफ ही टर्न करती है कवर को, और उसको रख के लिखती है। तो कुछ इस तरह से वो स्ट्रेट लाइन में रखती है ना टेबल के ऊपर। तो यहाँ जो एंगल बनता है इसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यानी कुछ इस तरह का एंगल बनेगा उस पे। उस एंगल का हम नाम क्या दे सकते हैं? उसका एक वर्टेक्स पॉइंट होगा ना, जो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओ। और ये जो रे है वो ए और बी है, ठीक है। इस लाइन को हम लोग ए भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है? ये हो रहा है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए इस पे क्या करते हैं हम? एक रे और पास कराते हैं जिसको हम बोल रहे हैं ओ सी। जैसे ही एक रे पास कराएंगे इस लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ये एंगल को दो भाग में डिवाइड कर देगा ना, कुछ इस तरह से एंगल को डिवाइड कर देगा। यानी यहाँ एक एंगल बनेगा एओसी और एक एंगल बनेगा सीओबी। एओसी और ये सीओबी, ठीक है। अब देखने से क्या पता चल रहा है? ये क्या इक्वल है? नहीं ना, ये इक्वल नहीं है। एक एंगल बड़ा है और एक एंगल छोटा है, ठीक है। बट इसको देखने से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल ए ओ बी है वो किसके बराबर होगा? इन दोनों के सम के बराबर होगा ना। इन दोनों को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि वो एंगल क्या होगा? स्ट्रेट एंगल होगा। तो इन दोनों का सम ही क्या होगा? एओबी का सम होगा। एओसी प्लस सीओबी, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या? कि इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ओसी? ओसी को कुछ इस तरह से क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं ताकि दोनों ही एंगल क्या हो? हमारा इक्वल साइज का हो। तो देखिए, जरूर बना सकते हैं। अब इसे देखिए हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम सबसे पहले एक पीस ऑफ पेपर लेंगे, ठीक है। पीस ऑफ पेपर लिए और उस पे जो हम लोगों ने स्ट्रेट एंगल बनाया था, कुछ इस तरह से उसको नेम कर लेंगे ए ओ बी। देखिए यहाँ पे ये उसका क्या है? वर्टेक्स है ना। अब इस पेपर को हम लोग क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे। किस तरह से फोल्ड करेंगे? कि जो यहाँ से ओ ए है और यहाँ से ओ बी है, दोनों क्या हो? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ठीक है, तभी तो इक्वली वो फोल्ड होगा ना। तो देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे हम लोग, जहां पे ओ ए जो आर्म है उसका ओ बी के इक्वल होगा, तभी हमारा एंगल क्या होगा? इक्वल बनेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा ये पेपर फोल्ड होगा। तो यहाँ इस फोल्ड पे जो हमें लाइन मिल रहा है वही क्या है? ये बता रहा है कि ये स्ट्रेट एंगल क्या है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा? हम लोगों ने क्लास फिफ्थ में भी पढ़ा था ना कि एक अगर सर्कल यानी एक कंप्लीट टर्न का अगर ये क्वार्टर टर्न है, ठीक है, तो ये क्या होगा? राइट एंगल होगा। ये क्या होगा? आपका राइट एंगल होगा ना। तो देखिए, ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड राइट एंगल। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल्स होंगे? दो राइट एंगल्स होंगे, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि कितना टर्न मिलकर एक राइट एंगल बनता है, हाउ मच ऑफ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल, तो हम क्या बोल सकते हैं? क्वार्टर टर्न। यानी कि वन फोर्थ टर्न मिलकर ही क्या बनता है? एक राइट एंगल बनता है। अब इसी तरह से देखिए ये एंगल में हमें एक और चीज पैटर्न समझ में आ रहा है ना, कि इसका शेप जो है कुछ एल के तरह दिख रहा है। यानी कि जो राइट एंगल होगा उसका जो है देखने में वो कैसा होगा? एल शेप की तरह होगा ना, ठीक है। तो जब भी एल शेप की तरह दिखे तो इन दोनों लाइंस को जिसके ऊपर ये राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, इन दोनों लाइन को क्या कहेंगे? हम परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर वर्ड आगे आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। जब हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाएंगे तो हमें परपेंडिकुलर वर्ड से समझ लेना होगा कि ये दो लाइंस होंगे जिनके ऊपर सब समय क्या होगा? 90 डिग्री या फिर राइट एंगल बनेगा, ठीक है। आगे मैं आपको डिग्री भी बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे जुड़े कुछ फिगर इट आउट क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और आगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू एवरीवन वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।